नमस्ते और स्वागत है इस ऑडियो बुक में। आज हम बात करने वाले हैं मॉर्गन हाउसल की बेहद चर्चित किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी यानी पैसे का मनोविज्ञान की। यह किताब पैसे कमाने के फॉर्मूले नहीं बताती। नहीं, यह आपको यह बताएगी कि कौन सा स्टॉक खरीदे या कहाँ निवेश करें, बल्कि यह किताब समझाती है कि पैसे के साथ हमारा रिश्ता कैसा है, कैसे हमारे सोचने का तरीका, हमारे अनुभव और हमारी भावनाएं हमारे फाइनेंशियल फैसलों को प्रभावित करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस ज्ञान की यात्रा को। अध्याय 1, कोई पागल नहीं है, नो वंस क्रेजी। नैरेटर, आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा, रे वो तो पागल है, उसने ऐसा निवेश क्यों किया, या वो इतना पैसा क्यों बर्बाद कर रहा है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि दरअसल कोई पागल नहीं है। हर व्यक्ति दुनिया को अपनी एक अलग खिड़की से देखता है। आपने पैसे के बारे में जो सीखा, जो अनुभव किए, वो मेरे अनुभवों से बिल्कुल अलग हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जिसने 1990 के दशक का शेयर बाजार का उतार चढ़ाव देखा है, और एक युवा जिसने सिर्फ 2020 के बाद के बुल मार्केट को देखा है, उनकी सोच में ज़मीन आसमान का फर्क होगा। पहला व्यक्ति ज्यादा सतर्क होगा, जबकि दूसरा ज्यादा आशावादी और रिस्क लेने को तैयार होगा। तो कुंजी यह है, दूसरों के फाइनेंशियल फैसलों को जांच करने की बजाय यह समझने की कोशिश करें कि वो व्यक्ति किस दुनिया से आ रहा है। आपका अपना वित्तीय सफर बिल्कुल यूनिक है। अध्याय 2, भाग्य और जोखिम, लक रिस्क। नैरेटर, सफलता हमेशा मेहनत और ताकत का नतीजा नहीं होती, और असफलता हमेशा गलतियों का नतीजा नहीं होती। जीवन में भाग्य, लक और जोखिम, रिस्क का बहुत बड़ा हाथ होता है। बिल गेट्स दुनिया के सबसे सफल उद्यमी हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं, उन्हें एक प्राइवेट कंप्यूटर पर एक्सेस मिला, जबकि उस जमाने में बहुत कम बच्चों को यह सुविधा मिल पाती थी। यह उनका भाग्य था। वहीं कोई और बिल गेट्स जितना ही होशियार और मेहनती व्यक्ति सिर्फ इसलिए पीछे रह गया क्योंकि उसके पास वह मौका नहीं आया। यह जोखिम था। सीख, दूसरों की सफलता से ईर्ष्या और उनकी असफलता पर तिरस्कार करने से बचें। आप नहीं जानते कि उनके रास्ते में भाग्य और जोखिम ने क्या भूमिका निभाई। अपने फैसलों में हमेशा जोखिम के लिए जगह छोड़े। अध्याय 3, पर्याप्त कभी नहीं है, नेवर इनफ। नैरेटर, एक बार की बात है, वॉल स्ट्रीट के एक बड़े बिजनेसमैन ने एक पार्टी में अपनी नई लग्जरी कार का डेमो दिया। सब उसकी तारीफ कर रहे थे। तभी एक मित्र ने उससे पूछा, ये कार तो बहुत शानदार है, लेकिन तुम्हें ये खरीदने की क्या जरूरत थी? तुम्हारे पास तो पहले से ही एक शानदार कार है। उस बिजनेसमैन ने जवाब दिया, क्योंकि मेरे दफ्तर में एक और व्यक्ति है जिसके पास ऐसी ही कार है। मैं उससे आगे निकलना चाहता हूं। कहानी का अंत। कुछ साल बाद वही बिजनेसमैन एक बड़े घोटाले में फंस गया और जेल चला गया। सबक, दुनिया में हमेशा कोई न कोई आपसे अमीर, सफल और ताकतवर होगा। अगर पर्याप्त की लकीर आप खुद नहीं खींचेंगे तो आप हमेशा दौड़ते रह जाएंगे, और यह दौड़ अक्सर बर्बादी की तरफ ले जाती है। पर्याप्त शब्द को समझिए। यह आपकी सबसे बड़ी वित्तीय सफलता हो सकती है। अध्याय 4, जादुई चक्रवृद्धि ब्याज, द मैजिकल कंपाउंड इंटरेस्ट। नैरेटर, आइंस्टाइन ने चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट को दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। यह कोई उबाऊ गणित नहीं है, बल्कि जादू है। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए राम और श्याम दो भाई हैं। राम 25 साल की उम्र से हर साल 50,000 रुपए निवेश करना शुरू करता है और 10 साल तक करता है, यानी कुल 5 लाख रुपए। फिर वह निवेश बंद कर देता है,
लेकिन पैसा बढ़ता रहता है। श्याम 35 साल की उम्र से निवेश शुरू करता है और हर साल 50,000 रुपए 30 साल तक निवेश करता है, यानी कुल 15 लाख रुपए। 60 साल की उम्र में अगर 12% का रिटर्न भी मान लें तो किसके पास ज्यादा पैसा होगा? आश्चर्य है राम के पास, क्योंकि उसके पैसों को बढ़ने के लिए 35 साल मिले। यही कंपाउंडिंग का जादू है। सीख धन बनाने का राज बड़े बड़े रिटर्न या हैरतअंगेज स्टॉक्स में नहीं, बल्कि लंबे समय तक निवेशित रहने में है। समय ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। छोटी छोटी बचत लेकिन लगातार और लंबे समय तक एक दिन विशालकाय रूप ले लेती है। अध्याय 5 स्वतंत्रता का मूल्य, द प्राइस ऑफ फ्रीडम। नैरेटर, पैसा किस लिए? महंगी कारें, बड़े घर, शॉपिंग? मॉर्गन हाउसल कहते हैं, पैसे की सबसे बड़ी कीमत वह स्वतंत्रता है जो वह खरीद सकता है। स्वतंत्रता सुबह अलार्म बजने पर यह सोचने की कि क्या आज मैं ऑफिस जाना चाहता हूं। स्वतंत्रता अपने समय के मालिक बनने की। जब आपके पास पर्याप्त बचत होती है तो आप उन चीजों के लिए हाँ कह सकते हैं जो आप चाहते हैं और उन चीजों के लिए नहीं कह सकते हैं जो आप नहीं चाहते। आप अपनी पसंद का काम चुन सकते हैं, चाहे वह कम वेतन वाला ही क्यों न हो। तो अगली बार जब आप कोई महंगा सामान खरीदने जाएं, तो खुद से पूछें, क्या यह चीज उस स्वतंत्रता से ज्यादा कीमती है जिसे पाने के लिए मुझे इतने पैसे कमाने पड़े? तो दोस्तों, पैसे का मनोविज्ञान की सीख बहुत स्पष्ट है। एक, अपनी वित्तीय यात्रा की तुलना किसी और से न करें। 2, भाग्य और जोखिम को हमेशा याद रखें। 3, पर्याप्त की अपनी एक सीमा तय करें। 4, धैर्य रखें और कंपाउंडिंग के जादू पर भरोसा करें। 5, और सबसे बढ़कर, पैसे को स्वतंत्रता पाने का जरिया बनाएं, दिखावे का नहीं। पैसा एक टूल है, मकसद नहीं। सही मनोविज्ञान के साथ यह टूल आपके जीवन को खुशहाल और तनाव मुक्त बना सकता है। यह ऑडियो बुक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाएं और एक बेहतर वित्तीय भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। शुभकामनाएं।